नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ और 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। आपको बता दें कि 4 तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है, यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी गई, ये पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने की है, यानी कि वो करहल विधानसभा छोड़कर अब कन्नौज जाते हैं। तीसरी तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठक की है। और आखिरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी यादव की आत्महत्या की है। तो ये 4 बड़ी खबरों के साथ, 4 बड़ी तस्वीरों के साथ हम आपको ये खबरें बताएं। तो रुक करेंगे खबरों की ओर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह प्रस्ताव पास हो गया है और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस सांसदों ने यह मांग किया है और राहुल गांधी ने इस पर विचार करने के लिए समय मांगा। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर उन्होंने सोचने, विचारने, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने का समय मांगा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल ने विचार करने के लिए समय मांगा। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और शीर्ष पदों के नेताओं और सांसदों ने यह प्रस्ताव रखा है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर अभी आखिरी मुहर लगना बाकी है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग। हालांकि राहुल गांधी ने, सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है वो ये कि राहुल गांधी अभी इस पर सोचने के लिए उन्होंने समय मांगा, विचार करने के लिए समय मांगा। तो सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में सांसदों ने यह मांग किया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। आपको बता दें कि लोकसभा, तो इस खबर पर हमारे सहयोगी कमल किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कमल, सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई है। इसको लेकर, इस खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास और क्या अपडेट? जी शिवन, देखो मैं आपको बता दूं कि अशोका होटल में ये मीटिंग चल रही थी जहां पर सभी सांसद वहां पे मौजूद थे और ये मीटिंग कई देर तक चली, जहां सभी की सहमति से राहुल गांधी को राहुल गांधी के जो विचार किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भविष्य में लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए भविष्य में राजनीति महत्वपूर्ण का विचार विमर्श किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग के अंदर मल्लिका खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस मीटिंग में मौजूद रही। और ये आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जब ये नेता चुनने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, राहुल गांधी ने इसके लिए समय मांगा। अब ये समय क्या विचार इसके अंदर करेंगे, क्या सोच इनकी राहुल गांधी की रहेगी, है अब आने वाले समय में देखा जाएगा। जी शिवम। कमल, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की जा रही है, उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल से लेकर जो सांसद हैं, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उनका यह है कि उनका यह कहना है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसको लेकर अभी विचार, राहुल गांधी ने समय मांगा है विचार करने के लिए। तो ये राहुल गांधी का ये विचार कितना समय लेगा और कब तक ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष इस बार सदन में, लोकसभा सदन में कौन होगा? देखिए, जिस तरीके से बातें चल रही थी, जिस तरीके से सभी सांसदों ने विचार विमर्श किया और उसके बाद जब राहुल गांधी को नेता चुनने के लिए रद्द किया गया, जब उनकी मांग की गई तो राहुल गांधी ने फिलहाल समय मांगा। अब समय कितना वो लेते हैं, अब इसके बाद जो अगली बैठक जब इनकी होगी, सांसदों की जब बैठक होगी, तो इसके अंदर वो फैसला लिया जाएगा कि राहुल गांधी का जो समय एक बार फिर से विचार विमर्श करके राहुल गांधी से फिर जो है बैठक के अंदर पूछा जाएगा कि राहुल गांधी किस जो आपने जो समय मांगा था उसके अंदर समय पूरा हो गया है, क्या यह समय अब ठीक रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरीके से आने वाली जो बैठक है उसके अभी राहुल गांधी फैसला लेंगे।
कमल, जिस तरीके से राहुल गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित करने का एक प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरीके से वायनाड में अंदेशा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी वहां से हारेंगे, रायबरेली उनकी माताजी की सीट है, वहां से जीत जाएंगे, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वायनाड में भी एक अच्छे वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद रायबरेली में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्या यही वजह है कि कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की छवि में जो चढ़ाव देखा गया है एक तरीके से, क्या यही वजह है कि कांग्रेस अब ये चाहती है कि लोकसभा में भी राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें और वही नेता प्रतिपक्ष हो, इसीलिए सब लोगों ने मिलजुल कर उनका नाम आगे किया है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जी मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वही चेहरा है जो कांग्रेस को आगे तो बढ़ा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो खड़गे जो है उन्होंने पारंपरिक टिप्पणी में करी थी कि जहां जहां भारत छोड़ो यात्रा जहां जहां से निकली थी वहां पर वो भारी मतों से जो है संख्या में जो है मतों की जो है वृद्धि देखी गई थी। जहां जहां उन्होंने भारत छोड़ो जो है यात्रा उन्होंने चलाई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे तो देखो भी राहुल गांधी उसके नेता चुने जाएंगे। कमल, लेकिन जिस तरीके से सड़क पर सवाल पूछना या रैलियों में सवाल पूछना वो एक अलग हो जाता है, लेकिन सदन में आपका होना और सदन में अपने पार्टी का नेतृत्व करना वो दूसरी बात हो जाती है। क्या एक कारण यह भी है कि राहुल गांधी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में उनसे बड़ा नेता खास करके कांग्रेस में कि अगर वो कोई डिसीजन ले लें तो उनके डिसीजन को कोई ओवरटेक करके डिसीजन पलट दे, ये आमतौर पर बहुत कम होता है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी और समय ले रहे हैं सोचने विचारने के लिए, आत्मचिंतन आत्ममंथन करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जब भी कोई बैठक होती है तो उसके अंदर वो विचार विमर्श करने के लिए जो है समय मांगते ही है। ये मैं आपको बता दूं कि हर मीटिंग के अंदर, हर बैठक के अंदर, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो चुनाव की मीटिंग हो, चाहे वैसे जो पारंपरिक मीटिंग हो, लेकिन वो राहुल गांधी जो है हर बैठक के अंदर अपना समय मांगते हैं। अब ये समय किस चीज के लिए होता है ये राहुल गांधी को पता। कमल, एक सवाल ये भी है कि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो ये बैठक है, वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी का नाम आगे किया, एक बार ये क्लियर हो जाए। जी, सोनिया गांधी के साथ मेडिकल करके सोनिया गांधी और पारंपरिक गांधी वाड्रा के अलावा अन्य जो शीर्ष नेता थे इस बैठक के अंदर शामिल है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी को जो है नेता चुना जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अब इसका समय मांगा है, अब ये समय अगली बैठक जो होगी उसके अंदर पूरा किया जाएगा। ठीक है। कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो CWC की बैठक में कांग्रेस सांसदों ने यह मांग की है कि राहुल गांधी ही इस बार लोकसभा सदन में वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ, और यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करल छोड़ेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, यह फैसला हो गया है और सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज में भारी मतों से जीतकर कन्नौज में उन्होंने चुनाव जीता और करहल में अब उपचुनाव होगा, क्योंकि अब वहां से वो सीट छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप का नाम आगे आ चुका है कि तेज प्रताप उस करहल से उपचुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव के लिए लालू यादव के दामाद का नाम सबसे आगे है। शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जीत के बाद अखिलेश का यह बड़ा फैसला, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा सीट छोड़ने जा रहे हैं। शनिवार को अखिलेश यादव के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि वर्ष 2022 में अखिलेश यादव ने अपना पहला विधानसभा चुनाव करहल विधानसभा सीट से लड़ा था और उस पर जीत गया। अखिलेश यादव भाजपा के प्रत्याशी SP सिंह बघेल को 66,000 वोटों के अंतर से उन्हें हराया था और विधायक बने। उनके सीट छोड़ने के बाद सीट पर उपचुनाव की जल्द ही घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से। अनिल जी, जिस तरीके से अनुमान भी लगाया जा रहा था कि इस बार अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे और कन्नौज की तरफ आएंगे और दिल्ली का रुख करेंगे,
ये तस्वीर बिल्कुल अब साफ, लेकिन सवाल ये कि करहल से तेज प्रताप को मौका या कोई और नाम? देखिए शिवम जी, अखिलेश यादव ने अब उत्तर प्रदेश के साथ देश की सियासत करने का निर्णय लिया है। साथ ही करहल विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। ये करहल विधानसभा वो सीट है जहां पर मुलायम परिवार का काफी दबदबा है और अधिकांश समय तक ये सीट जो है वो मुलायम परिवार के पास रही है। तो ये इस बात की भी चर्चा है कि तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है और इनके ही परिवार के पूर्व MLC हैं धर्मेंद्र यादव, उनको भी मौका मिल सकता है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है। और इस दूसरी तरफ जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हुई है, उसको लेकर के भी संभावना जताई जा रही है कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। वहीं अंदर खाने में चर्चा ये है कि नेता प्रतिपक्ष में भी अखिलेश यादव का PDA फार्मूला जो है वो लागू हो सकता है। PDA फार्मूले को मजबूत करने के लिए वो किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को बना सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। अनिल जी, जिस तरीके से 2019 में जब आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, अखिलेश यादव जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद 2022 में करहल विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश यादव जीत जाते हैं। इसके बाद आजमगढ़ छोड़ते हैं जिस पर उपचुनाव होता है, निरहुआ बाद में उस पर जीत भी जाते हैं। लेकिन अब इस बार क्या समीकरण अखिलेश यादव बना रहे हैं और क्या समीकरण है जिसकी वजह से इस बार करहल को छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव और कन्नौज की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए, देश की सियासत का मामला है। अब अखिलेश यादव ने निर्णय कर लिया है कि डिंपल यादव के साथ वो देश की सियासत में मतलब हिस्सेदारी करेंगे। लोकसभा में डिंपल यादव भी होंगी और अखिलेश यादव भी होंगे। इसके अलावा उनके परिवार के और 3 सदस्य। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड 35 सांसद, एक बड़ा परिवार होगा अखिलेश यादव के साथ। और साथ में इंडिया गठबंधन, जो ये उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी है, ये संसद में नजर आएगी। विपक्ष में नरेंद्र मोदी NDA सरकार को भी घेरते हुए नजर आएगी। इस तरह की कुछ तो ये जो इंडिया गठबंधन का हमने ये पूरा गठजोड़ देखा, हमने पूरे चुनाव में देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आए और भाजपा को घेरने का प्रयास किया। क्या वही स्ट्रेटजी और वही एक तरीके से मॉडस ऑपरेंडी के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को सदन में भी घेरने का काम करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? क्या यही मंशा लेकर के करहल विधानसभा छोड़कर दिल्ली की तरफ रुख किया अखिलेश यादव ने? हाँ, बेशक शिवम जी, जो अभी कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है तो कुछ ऐसा ही है कि 2 लड़के जो है वो NDA सरकार को घेरते हुए नजर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो करीब 3 साल बाद है। जैसे हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली का चुनाव करीब है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में ही दरार पड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस बात की संभावना नहीं है। और अखिलेश यादव ने आज भी अपने समर्थकों के साथ बैठक की है यहाँ पर लखनऊ पार्टी कार्यालय पर। मीडिया से भी वो रूबरू हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई बार इंडिया गठबंधन का नाम भी लिया है। तो जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर देश की सियासत में जो है राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है वो कुछ नया करने के मूड में नजर आ रही है। अनिल जी, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव चूंकि अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि चाचा शिवपाल जो है वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्या ये शिवपाल चाचा की अगुवाई वाली जो समाजवादी पार्टी होगी विधानसभा में, उसमें उतना प्रभाव वो डाल पाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार पर? उतना जिस तरीके से अखिलेश यादव खड़े होकर सवाल जवाब किया करते थे, क्या वो समाजवादी पार्टी का वो नेतृत्व उतनी ही दक्षता और उतनी क्षमता के साथ, उतनी शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पे पूछताछ कर पाएगा और समाजवादी पार्टी उतनी ताकत के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए शिवम जी, अखिलेश यादव का अपना अलग तरीका है और शिवपाल यादव के अपनी सियासत का एक अलग ढंग है। शिवपाल यादव भी एक मजे खिलाड़ी हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ सवाल को घेरते हुए वो नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम मामला है
कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुलायम परिवार के 5 सदस्य जो है लोकसभा में उतरे चुनाव में और 5 जीत करके संसद भी पहुंचे। आप फिर नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी देना है तो क्या वो भी मुलायम परिवार में ही रहेगी? एक सवाल खड़ा होगा और विपक्ष को एक मौका भी मिलेगा। और अखिलेश यादव भी इस समय पीडीए की बात कर रहे हैं, तो संभावना ये भी हो सकती है कि किसी पीडीए फार्मूले के तहत किसी कद्दावर नेता को किसी दूसरे विकल्प को भी तलाशा जा सकता है। अनिल जी, एक सवाल ये है कि ये करहल सीट छोड़ने के बाद ये जो उपचुनाव होगा ये कब तक हो सकता है, एक, और दूसरा क्या अखिलेश यादव की ये जो स्ट्रेटेजी है, एक तो पीडीए वाला फॉर्मूला, और दूसरा क्या अखिलेश यादव के अंदर जहन में ये भी एक चीज चल रही है कि उत्तर प्रदेश में हमने जो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना था हम वो डैमेज कर चुके हैं, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए, अब एक तरीके से एक प्रकार एक डैमेज और देने के लिए अब वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से मात दिया है, अब बारी है केंद्र सरकार को घेरने की, और यही वजह है कि अखिलेश यादव दिल्ली का रुख कर रहे हैं। देखिए शिवम जी, दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में फिर एक और अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव को देनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव से 9 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिसमें करहल भी एक सीट है, तो यहाँ पर उपचुनाव होगा। 6 महीने के अंदर यहाँ चुनाव होना है, तो संख्या छोटी नहीं है, 9 विधानसभा क्षेत्र खाली हुए हैं, यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा और फिर समाजवादी पार्टी को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कन्नौज का सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव, करहल विधानसभा सीट उन्होंने छोड़ दिया। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक और हार की समीक्षा के लिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं हुए। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस पूरी बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद नहीं थे, और सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम योगी ने यह निर्देश दिया है, संवाद, समन्वय और जनता के बीच जाएं जो मंत्री हैं, और फील्ड में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने और समझे, और सरकार वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ का ये आज की बैठक में जो निर्णय हुआ है, बातचीत हुआ है, आत्मचिंतन हुआ है, उसको लेकर हम आपको बताएं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, एक तो आज ये जो कैबिनेट बैठक थी, ये बैठक कितने बजे से कितने बजे थी, कितने देर तक ये बैठक चली, पहला, और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो दोनों इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ आउटकम निकल कर आया इस बैठक से? बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और खासकर उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, उसके बाद में भाजपा की टेंशन बढ़ गई और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी परेशान है नतीजों के बाद से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद लगातार हर स्तर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कल भी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद में वह दिल्ली में एनडीए की जो संसदीय बोर्ड की बैठक थी वहां शामिल हुए, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। बावजूद इसके जितनी भी तस्वीरें सामने वहां से आई, वह उन सब तस्वीरों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो हंसी नहीं दिख रही थी जो नतीजों से पहले दिखती थी। ऐसे में अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के बाद कैबिनेट बैठक बुलाई। लगभग 11 बजे ये कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए। 2 मंत्री जो सांसद बन चुके हैं, जितिन प्रसाद और अनूप वाल्मीकि जो हाथरस से सांसद बने हैं, वह भी शामिल हुए। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने का निर्देश दिया गया था।
सूचना ऐसी आ रही है कि दोनों मंत्री लखनऊ से बाहर हैं और एक मंत्री ऋषिकेश में भी है तो कोई दिल्ली में है। हालांकि जो बैठक है वो किसी कारण से या किसी कारण से बहुत कम देर तक चली, लेकिन जितनी देर चली बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ और सटीक बात करते हुए मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए कि अब वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, वीआईपी कल्चर छोड़ें और क्षेत्र में जाएं, वहां पर जनता की जो समस्याएं हैं उनसे संवाद करें, लोगों से समन्वय बनाए रखें और संवेदनशील रहें। संवेदनशीलता के साथ सभी मुद्दों पर नजर बना के रखें और सभी जो समस्याएं हैं जनता की उनका समाधान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत भी दी है कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की उन्हें सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोगों के बीच में पहुंचाएं ताकि जनता उन योजनाओं का फायदा मिल सके और जनता को ये पता भी लग सके कि ये योजनाएं उन योगी सरकार चला रही है और मोदी सरकार चला रही है। रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक में, इस कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इस बैठक को इसलिए बुलाया गया था कि ये जो इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, हार हुई है, ये क्यों हुई, इसकी समीक्षा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सुसाइड कर लिया है। पूर्व जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने आत्महत्या कर लिया है। डीपी यादव ने खुद को गोली मार। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इनसे अहम जिम्मेदारी दी थी, वो छीन लिया। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने अपने निवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको यह बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और बताया जा रहा है कि डीपी यादव ने मझोला थाना क्षेत्र में अपने बुद्धि विहार स्थित आवास पर सुसाइड किया। तो डीपी यादव ने खुद को गोली मार ली। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए मुरादाबाद से। शारिक, जिस तरीके से डीपी यादव ने सुसाइड करने का यह पूरा मामला आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, क्या वजह है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? पूरा मामला मुरादाबाद जनपद की मझोला थाना इलाके के बुद्धि विहार का है, जहां पर आज सुबह डीपी यादव के द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। दरअसल जब जानकारी की गई है तो जानकारी करते हुए परिवार वालों के द्वारा पुलिस अधिकारियों को ये बताया गया है कि पिछले 3 महीने से डिप्रेशन में थे और हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान जो था इनका मुरादाबाद से जो जिलाध्यक्ष पार्टी के आला कमान के द्वारा हटाया गया था और उसके बाद से लगातार जो है जिस तरीके से डीपी यादव जो था लोगों के बीच में संपर्क में नहीं थे और पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा जीत हासिल की गई है, लेकिन जो परिवार के द्वारा जो बताया गया उनका साफ तौर से ये कहना है कि पिछले 3 महीने से लगातार डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से इनका उपचार कराया जा रहा था और अभी हाल ही में दिल्ली में उपचार कराया गया था और दिल्ली में उपचार के बाद जो था तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन फिर अचानक बिगड़ी थी तो इनका हरिद्वार में उपचार कराया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन में थे, जिस वजह से जो है लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार के आत्महत्या करने की बात पुलिस के अनुसार बताई जा रही है। बाकी पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि मृतक के शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शारिक, पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है और इसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस की जो जांच उन्होंने की होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्या वजह थी, सुसाइड था या कुछ और? देखिए, जिस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंचती है, एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीना पहुंचते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो लगातार पुलिस की टीम जो था घटना की जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंच गई थी और जिस तरीके से उनका शव कमरे के अंदर। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया इस पूरी घटना को लेकर? घटना की जानकारी मिलती है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और जो सांसद हैं वो सब लोग जो है जो उनके परिवार के संपर्क में है और उनका कहना है जो इस तरीके से ये कदम उठाया गया कहीं ना कहीं गलत है और जो है ये सब लोग परिवार के दुख में शामिल हैं और सपा के नेताओं के द्वारा भी दुख जाहिर किया गया। ठीक है शारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी घटना पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।